नमस्कार दोस्तों पॉलिटी की जो क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही थी, चलिए उस क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करें जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है उस मंत्री परिषद के बारे में आज हम बात करते हैं। कल आपने टॉपिक पढ़ा था प्रधानमंत्री का टॉपिक। अब प्रधानमंत्री के साथ साथ आज आपको बता दूं मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करें। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रियों का जो समूह है, वो मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहेगा, यानी वो कब तक अपने पद पर रहेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। इनमें से मंत्री परिषद का सदस्य कौन हो सकता है। संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मंत्री परिषद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य हो सकते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों के सदस्य हो सकते हैं तो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही संसद के सदन हैं। तो यानी हम सीधा सा ना तो हम लोकसभा आंसर करेंगे ना ही हम राज्यसभा आंसर करेंगे, दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलेंगे संसद। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद का सदस्य। यानी कोई भी व्यक्ति जो संसद का मेंबर है यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो वह मंत्री परिषद का मेंबर बन सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए मंत्री परिषद में कौन शामिल है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो देखिए मंत्री परिषद में तीनों ही प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह आपका सही आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देखें। मंत्री परिषद से पद त्याग के लिए कोई मंत्री अपना पद त्याग पत्र संबोधित करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किससे देगा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों वह अपना त्याग पत्र देगा भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की थी। और ध्यान रखें लगभग जिन व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके द्वारा की जाती है त्याग पत्र भी उसी को जाता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वह अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए पांचवा प्रश्न है रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ क्या है। अगर रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो उसका अर्थ क्या होगा। अगर देखिए मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो इसका मतलब यह है कि जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है उस संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समुच्चय मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। ये आपका सही आंसर है। अगर एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लगता है और वो पास होता है तो संपूर्ण जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रिमंडल है, वो संपूर्ण रूप से भंग होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुच्चय मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न सही लग रहे होंगे, एग्जाम के लिए अच्छे प्रश्न हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सामने जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैनल पर रोज़ाना कम से मिनिमम 2 या 3 वीडियो रोज़ाना मैं अपलोड करता हूं, जो कि अभी क्वेश्चन सीरीज चल रही है पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है भारतीय मंत्री परिषद के सदस्य, जो मंत्री परिषद है उसके सदस्य लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नहीं दोस्तों, निर्वाचित नहीं होते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी नहीं होगा आंसर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा चयन किए जाते हैं, दोस्तों ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्री परिषद के सदस्य यानी जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उनके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला सातवां प्रश्न है निम्न में से मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। भारत की जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। चाहे मंत्री परिषद है चाहे मंत्रिमंडल है, दोनों का ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अच्छा बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कई भाइयों को एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं 2 वर्ड बोल रहा हूँ, एक मंत्री परिषद और एक मंत्रिमंडल। तो दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको एक बार बीच में बता दूं, किसी को कन्फ्यूजन हो तो। देखिए अभी पीछे एक प्रश्न आया था कि मंत्रियों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आप ध्यान रखेंगे कि तीनों ही प्रकार के मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है। तीनों ही प्रकार के मंत्रियों का समूह, यानी जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हैं और उप मंत्री भी शामिल हैं,
उन तीनों प्रकार के मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाता है, जबकि केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। अब आप अंतर समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि मंत्री परिषद में तीनों ही प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, मंत्री परिषद की रचना जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है। यानी मंत्री परिषद की रचना करना, जैसे मंत्री परिषद का गठन करना, किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, इसमें सबसे मेन स्थान किसका है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रधानमंत्री का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 9वां प्रश्न है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। मंत्री परिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वहां पर आवश्यकता होगी 30 सदस्यों की, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा 30। चलिए 10वां प्रश्न देखें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे तो कौन सी स्थिति नहीं होगी, वो आपको बताना है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, ये सही बात है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करवाया जाए। यदि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है तो ये व्यवस्था की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव करवाकर नई सरकार का गठन कर दिया जाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी बात भी बिल्कुल सही है कि जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद है वो जब तक नई सरकार नहीं बन जाएगी तब तक वही मंत्रिपरिषद अपना कार्य करेगी। तो ये भी सही है। अब इसने पूछा कि सही कौन सा नहीं है, तो पहला सही नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये दोस्तों गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 11वां प्रश्न देखें। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अभी हमने आपको बताया था कि मंत्री कौन बन सकता है दोस्तों, संसद का सदस्य, संसद का यानी लोकसभा और राज्यसभा, किसी का भी सदस्य मंत्री बन सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसद का मेंबर नहीं है तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेना अनिवार्य होगा। तो यानी वो कब तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों, 6 महीने तक पद पर रह सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह। चलिए 12वां प्रश्न देखें। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है ये। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सामूहिक रूप से, और कई बार एक शब्द आ जाता है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। तो व्यक्तिगत रूप से अगर कोई मंत्री की हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जबकि अगर हम पूरे मंत्रिपरिषद की बात करें, पूरे समूह की बात करें, तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर सामूहिक रूप की बात कर रहे हैं, तो सामूहिक रूप में आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 13वां प्रश्न देखें। 13वां प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है। जो अपना भारतीय गणराज्य है, भारत देश है, उसमें वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है। अब देखिए, सरकार का जो एक तरीके से भारत की जो कार्यपालिका है उसका नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति, लेकिन उसका वास्तविक जो मुखिया होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। यानी वास्तव में जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वास्तव में अधिकार तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पास है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए 14वां प्रश्न देखें। 14वां प्रश्न है दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं और कथन पढ़ते हैं हम। पहले कथन क्या है दोनों। पहला कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। दोस्तों बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप की अगर हम बात करें तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य सरकार में मंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, कथन और कारण दोनों सही हैं
और कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है। मंत्रिपरिषद में देखिए 3 प्रकार के मंत्री मैंने आपको बताए थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो अगर तीनों प्रकार में हम बात करें तो जो प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं वो दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं। उनके अलावा जो अन्य विभाग बच गए उनके मंत्रियों को राज्य मंत्री कहा जाता है। और लास्ट में आते हैं उप मंत्री। तो अगर इनकी सीनियरिटी की हम बात करें तो सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री हैं, फिर राज्य मंत्री हैं, फिर उप मंत्री हैं। तो इनका जो सही सीक्वेंस होगा, सही क्रम होगा, वो होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। चलिए 16वां प्रश्न है संसदीय तंत्र में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका तो मंत्रिपरिषद ही होती है, यानी वास्तव में जो कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। चलिए 17वां प्रश्न है। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, 2 कथन हैं। इन दोनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर का चुनाव कीजिए। दोनों का आपको सावधानी से पढ़ना है और फिर सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। वो देखिए, पहला कथन है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न अभी पहले आ भी चुका है और मैं बता भी चुका हूँ कि और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। 18वां प्रश्न देखें। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तक वो मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह। अच्छा 19वां प्रश्न देखें। 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में और उनको पद से हटाने के बारे में वर्णन करता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 जो मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी अनुच्छेद 75 आपका सही आंसर है। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 में क्या दिया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 74 और 75 दोनों में ही मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो मंत्रिमंडल यानी किससे मिलकर बनती है दोस्तों, जो सेंटर के जो मंत्रीगण हैं उनसे मिलकर बनती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रीगण। 22वां प्रश्न देखें। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होते हैं। वास्तव में जो कार्यकारी प्राधिकार हैं वो किसके पास होते हैं। तो दोस्तों जो कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका होती है तो मंत्रिपरिषद ही होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं है तो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीनों के अंदर संसद सदस्य बनना होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हाँ उसे 6 महीनों में संसद सदस्य बनना होगा। चलिए 24वें प्रश्न की हम बात करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों बता भी चुका हूँ, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 25वां प्रश्न देखें। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बनाया गया उसका भारत का पहला कानून मंत्री, भारत का पहला लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26वां प्रश्न है निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 27वां प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में 2 कथन हैं। चलिए दोनों कथनों को पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। बिल्कुल सही बात है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
और दूसरा कथन है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। दोस्तों ये कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो अब इसमें से सही कौन सा हो गया दोस्तों? पहला सही हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी पहला कथन सही है। चलिए 28वां प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? यानी मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव? तो ध्यान रखेंगे मंत्रिपरिषद के द्वारा दोस्तों विश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। 29वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? देखिए संकल्प है, प्रश्न है, सदन का विघटन है, अविश्वास प्रस्ताव है। तो इनमें से प्रशासन पर नियंत्रण के 3 साधन है, संकल्प भी है, प्रश्न भी है, अविश्वास प्रस्ताव भी है, लेकिन सदन का विघटन करना वो विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सदन का विघटन। चलिए 30वें प्रश्न की बात करें। अगला 30वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके अनुसार वो आपको बताना है। तो देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी सही है। अब ये ध्यान रखें अनुच्छेद 74(3) के अनुसार नहीं है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसके बारे में 3 कथन सही हैं। अनुच्छेद 75(3) में संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी 3 बातें सही हैं। अनुच्छेद 75(3) सही है, संवैधानिक बाध्यता है, बिल्कुल सही है, संवैधानिक प्रावधान है, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा 3 कथन सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 1, 2 और 3। चलिए 31वां प्रश्न देखें। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों संसद के द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। 32वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? भारत के संविधान में कौन वर्णित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए मंत्रिपरिषद बिल्कुल है, और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी बिल्कुल है, मंत्रियों का त्यागपत्र और उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल ये दोनों नहीं है, यानी मंत्रियों का त्यागपत्र संविधान में नहीं दिया गया, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं दिया गया, मंत्रिपरिषद दी गई है, सामूहिक उत्तरदायित्व ये दोनों बातें संविधान में वर्णित हैं, यानी वर्णित कौन नहीं है? तीसरा और चौथा वर्णित नहीं है, तो आपका आंसर बन जाएगा 3rd एवं 4th। चलिए 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा कथन है, सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार है। अगला कथन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कई बार प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या उसके निधन के बाद भी कार्य करती रहती है। और अगला कथन है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपातकालीन बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब इसमें से आपको बताना यह है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए इसमें पहला कथन है वो तो सही है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता, पहला कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर तो यही बनेगा। अगर आगे के कथनों की हम बात करें तो देखिए सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार है, गलत कथन है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल नहीं होता, अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। अगर यहाँ पर अटॉर्नी जनरल लिखा हुआ होता तो ये कथन सही बन जाता। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कई बार प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या उसके निधन के बाद भी कार्य करती रहती है, नहीं करती दोस्तों, गलत हो जाएगा ये कथन भी। तो पहला कथन आपका सही आंसर होगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए 34वां प्रश्न देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श के विषय में सत्य है? अगर मंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं तो उसके बारे में सही कथन कौन सा है वो देखिए। इसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती, बिल्कुल सही कथन है। इसके सर्वोच्च न्यायालय में जांच हो सकती है, सभी न्यायालयों में जांच हो सकती है, उच्च न्यायालय में जांच हो सकती है। 3 कथन गलत हो गए क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया न्यायालय में जांच नहीं हो सकती, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। चलिए 35वां प्रश्न देखें। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट के निर्णय को मानना बाध्य होगा?
किस संशोधन के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि राष्ट्रपति कैबिनेट को निर्णय के मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का 42वां और 44वां संशोधन, जो 42वां हुआ था 1976 में और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 42वां एवं 44वां संशोधन। चलिए 36वां प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 3 आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 74, 75 एंड 78। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74, 75 और 78। और मंत्रिपरिषद के बारे में लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व किस प्रकार का है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं किस प्रकार से? प्रत्यक्ष, निरंतर और सामूहिक। तीनों ही बिल्कुल सही हैं, प्रत्यक्ष, निरंतर एवं सामूहिक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात की है संघीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लेकर कुछ प्रश्नों की। अब आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हुए चलिए कल किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। कल हम बात करते हैं 2 छोटे छोटे टॉपिक पर, जिनमें से एक टॉपिक रहेगा दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, और एक रहेगा कैग। चलिए उन दोनों पर कल हम बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।